हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक छोटा सा चैप्टर है जो कि है गुरुत्व की अधीन गति। इसी पूरे चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि जो सभी वस्तुएं हैं ये पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। तो ये बताया गया था ब्रह्मगुप्त के द्वारा। अगले में कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था, तो ये दिया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। अगले में कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वभौमिक नियम हैं इनका प्रतिपादन किसने किया था, तो ये प्रतिपादन किया गया है न्यूटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ये निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए जो अंतरिक्ष होता है वहाँ पे गुरुत्व उपस्थित नहीं होता, या कह सकते हैं गुरुत्व की जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम होती है, इसीलिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो सीधे नहीं खड़े रह पाते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यान है जो पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, अगर वहाँ से एक सेब छोड़ा जाता है तो उस सेब की स्थिति क्या होगी। तो वो जो सेब होगा वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ ही पृथ्वी की कक्षा में गति करने लगेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो पीसा की झुकी हुई मीनार है ये गिरती क्यों नहीं है, मतलब वो झुकी हुई है फिर भी वो नहीं गिरती, ऐसा रीज़न क्या है कि वो झुकने के बावजूद भी नहीं गिरती है। तो देखिए इसका रीज़न ये है कि जो गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन होती है जिसको हम लोग बेस लाइन कहते हैं, ये इस तल के अंदर ही रहती है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो उसकी ऊर्ध्वाधर लाइन होती है वो उसके तल के अंदर रहती है। इस प्रकार वो जो पूरी इमारत होती है उस पूरी इमारत को वो बैलेंस कर लेती है और वो उसको गिरने नहीं देती। तो ये इसका रीज़न है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसके स्थान पर दोगुनी कर दी जाए, मतलब जो दूरी अभी प्रेजेंट में है उस दूरी को अगर हम लोग दोगुनी कर दें, मतलब दोगुनी डिस्टेंस पे हो जाए सूर्य और पृथ्वी, तब कह रहा है सूर्य द्वारा पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब जितना गुरुत्वाकर्षण है उसका वो चौथाई भाग रह जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो उसका जो भार होता है वो अपरिवर्तित रहता है। अगले में कह रहा है लकड़ी, लोहे के मोम, और कह रहा है लकड़ी का एक टुकड़ा है और लोहे के मोम का एक समान आकार का टुकड़ा है। इसको कह रहा है अगर समान ऊंचाई से हम लोग पृथ्वी पर गिरा रहे हैं तो जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहुंचेगा हमें उस टुकड़े का नाम बताना है। तो देखिए जो दोनों टुकड़े हैं ये दोनों टुकड़े साथ साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे निर्वात की बात की जा रही है। निर्वात में होगी ऐसी कंडीशन तभी साथ साथ पहुँचेंगे। अगर हम लोग वायु में इसको गिराएंगे तो इसमें देखिए रेजिस्टेंस की मात्रा पे डिपेंड करेगा, मतलब कौन सा पदार्थ है कितना रेजिस्टेंस वायु उस पर लगा रही है, कितना घर्षण उस पर लगा रही है, उसी के अकॉर्डिंग वो पृथ्वी पर पहुंचेगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि हवा, कह रहा है हवा में लोहे की और लकड़ी की दो समान भार की गेंदें हैं, इनको समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो क्या होगा। तो कह रहा है लकड़ी की गेंद जो है वो बाद में पहुंचेगी, जो कि लोहे की गेंद होगी वो पहले पहुंच जाएगी। ध्यान दीजिएगा जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर निर्वात की कंडीशन होगी तो वहाँ पे दोनों जो चीज़ें होंगी वो चाहे जिस भी धातु की हैं वो समान समय में पहुँचेंगी। लेकिन अगर वायु में इसको गिराया जाएगा तो ये घर्षण की मात्रा पर डिपेंड करेगा, किस पे वस्तु पे घर्षण कितना लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो लकड़ी था उस पर घर्षण ज़्यादा लग रहा था इसलिए देर से पहुँची। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि दो गेंदें हैं, जो ए और बी दो गेंदें हैं। ए जो है वो 10 किलोग्राम की है और जो बी है 1 किलोग्राम की है। कह रहा है उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो उनकी स्थिति क्या होगी। तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो भूमि होगा उन पर दोनों गेंदी ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। तो ध्यान दीजिएगा निर्वात की स्थिति है तो वो दोनों गेंदी एक साथ पहुंचेंगी। अगर वहाँ पे वायु में बात होगी तो घर्षण के ऊपर ये डिपेंड करेगा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कथन और कारण दिए गए, इनको जान लेते हैं। तो कथन में ये कह रहा है कि चंद्रमा पर जो मानव का वजन होता है पृथ्वी की तुलना में 1/6 रह जाता है। कारण इसका ये कह रहा है कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जो है वो काफ़ी कम है, इसीलिए ऐसा होता है। तो देखिए जो कथन पहला था कथन ये सही था, कारण इसका गलत था। तो इस प्रकार कथन सही है, कारण गलत है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी पिंड का भार क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो पिंड का भार होता है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगले में कह रहा है मानव शरीर का भार कितना होता है, भार होता है। तो ये जो मानव शरीर का भार होगा या कोई भी पिंड का भार होगा ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गुरुत्व के अधीन विरामावस्था में कह रहा है मुक्त रूप से गिरने वाली किसी पिंड के मामले में अगर एक समय और जो विस्थापन डी है इसमें हम लोग एक ग्राफ को प्रदर्शित करते हैं तो वो ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखिए जो गुरुत्व के अधीन विरामावस्था में गिराई गई है वस्तु, तो देखिए यहाँ पे टाइम ये है, डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट ये है, तो इस प्रकार का ये थोड़ा कर्व का फॉर्मेशन इस प्रकार से होगा। तो ये है इसका ग्राफ है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चिकना आनत तल है, मतलब क्षैतिज झुका हुआ तल है। इसे कह रहा है क्षैतिज से जो कोण बन रहा है वो थीटा डिग्री बन रहा है। यहाँ पे देखिए ये थीटा डिग्री बन भी रहा है। कह रहा है जैसा कि नीचे आकृति में दिखाया गया है
इसमें कह रहा है कि एक पिंड जो है विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ से नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ करता है। इसके उपरांत कह रहा है आधा स्थल तक पिंड को पहुंचने में लगने वाला समय कितना होगा। तो इसमें हमको समय बताना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला ऐसा होगा 1/sin थीटा अंडर रूट में हो जाएगा 2h/g। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, मतलब ऐसी अगर कंडीशन दी गई है तो ऐसे फॉर्मूला निकालने, मतलब ऐसे अगर जो उनकी वैल्यू है वो निकालना होगा तो इस फार्मूले का यूज़ किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि एक ऊंची इमारत से कह रहा है एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराया जाता है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो वेग को निकालने के लिए देखिए दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगले में कह रहा है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या जो है 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। तो जी का मान जो होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो जो जी का मान होगा वो 2% बढ़ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व होते हैं इनके कारण उत्पन्न त्वरण कैसा होगा। तो इनके कारण जो त्वरण होगा वो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा होगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। कह रहा है अगर चंद्रमा पे हम लोग इसको लेके जाते हैं तो उसकी स्थिति क्या होगी, तो द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। तो ध्यान दीजिएगा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो 100 किलो ही रहेगा। क्योंकि देखिए भार में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। क्यों भार में परिवर्तन होता है, क्योंकि W = mg होता है। तो मास में अगर हम लोग जो गुरुत्वीय त्वरण है इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो भार मिलता है। जबकि देखिए चंद्रमा पे जो वो गुरुत्वीय बल है वो काफ़ी कम है, इसलिए वहाँ कम वैल्यू प्राप्त होती है, मतलब भार की मात्रा इसलिए परिवर्तित हो जाती है। जबकि जो द्रव्यमान रहता है वो सभी जगहों पर एक समान रहता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो भारहीनता होती है उसे हम किसे कहते हैं, मतलब भारहीनता कब महसूस की जाती है या भारहीनता होता क्या है। देखिए जब गुरुत्वाकर्षण की जो स्थिति है वो शून्य हो जाती है तब इसी स्थिति को हम लोग भारहीनता कहते हैं। अब अगला देखिए कुछ सुमेलित दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए जो रेडियम है उसकी खोज की गई है मैडम क्यूरी के द्वारा, पेनिसिलिन की हुई है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, एक्सरे की हुई है विलियम रॉन्टजन के द्वारा, चेजक की हुई है एडवर्ड जेनर के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि पृथ्वी अपनी कक्षा में 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूम रही है। इस कह रहा तेज़ गति का हमको अनुभव क्यों नहीं होता, मतलब इतनी तेज़ गति से घूम रही है पृथ्वी लेकिन फिर भी हमको इस गति का महसूस नहीं होता, मतलब हम लोग महसूस नहीं कर पाते, ऐसा क्यों है। तो देखिए इसका रीज़न ये है कि जो पृथ्वी है अपनी कक्षा में पृथ्वी की गति जो है उसकी अपेक्षा जो हमारी गति है वो शून्य है, इसलिए हमको इतनी जो तेज़ गति है इसका अनुभव हमको नहीं हो पाता। अब अगला यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाता है तब क्या परिवर्तन होगा। तब देखिए जो वस्तु का भार होगा वो शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा एक कृत्रिम उपग्रह है, इसलिए पृथ्वी पर इसको ये नहीं गिर रहा है, इसका रीज़न क्या है। मतलब जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहते हैं उपग्रह, कह रहा है ये परिक्रमा लगाते रहते हैं, ये नीचे नहीं गिरते, इनके नीचे न गिरने का कारण क्या होता है। तो देखिए इसका रीज़न ये होता है कि जो पृथ्वी का आकर्षण होता है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण इसको प्रदान कर देता है। जब इसको आवश्यक त्वरण प्रदान हो जाता है तो ये गति करता रहता है, इसलिए ये नीचे नहीं गिरता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति कर रहा है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, मतलब कहने के तात्पर्य अपकेंद्र बल ये कहाँ से प्राप्त होता है जिसके कारण ये अपनी कक्षा में निरंतर गति करता रहता है। तो ये जो अपकेंद्र बल है ये पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे ये प्राप्त करता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है, वह ऐसा करता है किसके कारण होता है, तो ये केंद्राभिमुखी जो बल होता है उसके कारण ऐसा होता है। अगले में कह रहा है प्रकृति में 4 बल ज्ञात हैं हमको, तो 4 बलों में देखिए कौन कौन से बल हैं। पहला इसमें बल है गुरुत्व बल, दूसरा कह रहा है विद्युत चुम्बकीय बल, तीसरा है दुर्बल नाभिकीय बल और चौथा है प्रबल नाभिकीय बल। इनमें कह रहा है चारों में सबसे प्रबल कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा चारों में सबसे प्रबल है गुरुत्व बल। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम कब पड़ता है। जब कह रहा है लिफ्ट जो होती है त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही होती है, तब जो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति होता है उसको अपना भार अधिक महसूस होता है। अगले में कह रहा है लोलक की कालावधि जिसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे कि जो लोलक घड़ियाँ होती हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, ऐसा क्यों है। देखिए जो लोलक की लंबाई है वो बढ़ जाती है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि जो लोलक का टाइम पीरियड होगा वो लंबाई पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो लोलक की लंबाई है वो बढ़ गई है, इसलिए कह रहा है जो घड़ी है वो सुस्त हो गई है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि एक लड़की जो है झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, यदि लड़की खड़ी हो जाती है तो जो उसका आवर्तकाल होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो ये जो आवर्तकाल हो ये कम हो जाएगा। अब अगला यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है। ऐसे में कुछ कंडीशन दी गई हैं, बताना इस कंडीशन में कौन सा सही दिया गया है। तो देखिए पहली कंडीशन कह रहा है जब गोला माध्य स्थिति से गुजरेगा तब त्वरण शून्य होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है हर आवर्तन में जो गोलक होगा 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग से प्राप्त करता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड कह रहा है दोलन के दौरान जब गोलक चरम स्थिति पर पहुंच जाता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, दोनों शून्य नहीं होते। अब अगला देखिए फोर्थ ये कह रहा है पॉइंट, इसमें कह रहा है सामान्य दोलन का जो दोलन आयाम होता है समय के साथ साथ कम होता जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मतलब पहला दूसरा चौथा सही है, इसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इस प्रकार पहला दूसरा चौथा इसका सही हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पेंडुलम घड़ी होती है तीव्र गति से चल सकती है, कब चलती है, तो शीतकाल में चलती है। अगले में कह रहा है पृथ्वी का जो पलायन कितना है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगले में कह रहा है अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तब क्या होगा, तो वह पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी। अगर हम लोग उसी को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से फेंकेंगे तो ये पृथ्वी पर पुनः नहीं आएगा, ये पलायन कर जाएगा और इसी को पलायन वेग कहा जाता है। अब अगला है जो लास्ट क्वेश्चन इसका, इसमें ये कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है। तो देखिए यहाँ पे ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर जो गैस है इनके अणुओं का पलायन वेग जो है उनके वर्गमाध्य मूल का जो वेग है उससे कम होता है, इसलिए जो वहाँ पे गैसें होती हैं वो वहाँ पे ठहर नहीं पाती हैं और वो पलायन कर जाती हैं। तो ये था चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित ना होने का कारण। अब अगला देखिए, अगला यहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जो कि है स्थूल पदार्थों के गुण। इसको हम लोग दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।